नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम आधुनिक विश्व के इतिहास में द्वितीय विश्व युद्ध के विषय में अध्ययन करेंगे, जो विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया था। द्वितीय विश्व युद्ध प्रस्तावना विश्व युद्ध के कारण वर्साय की अपमानजनक संधि, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ की गई थी, तानाशाहों का उदय, जैसे हिटलर, मुसोलिनी, राष्ट्रसंघ की असफलता, निशस्त्रीकरण, मित्र राष्ट्रों की नीति में अंतर, विरोध एवं तुष्टीकरण की नीति, उग्र राष्ट्रवाद, युद्ध का तात्कालिक कारण, महायुद्ध की प्रमुख घटनाएं, फिर द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जन जन पर विनाशकारी प्रभाव, विचारधाराओं में परिवर्तन, शक्ति संतुलन का परिवर्तन, शीत युद्ध का प्रारंभ, औपनिवेशिक साम्राज्य का अंत, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, सारांश। ये टॉपिक हमको, ये बिंदु इसमें हमको पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे प्रस्तावना। सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत 1919 में पेरिस में एक शांति सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसमें भविष्य में विश्व शांति की आशा की गई थी किंतु यह आशा निराधार साबित हुई और प्रथम विश्व युद्ध के 20 वर्षों के पश्चात ही पुनः विश्व युद्ध की दत्त की ज्वालाओं में प्रज्वलित हो उठा था। सॉरी। पेरिस शांति सम्मेलन में मित्र राष्ट्रों ने विश्व शांति की स्थापना तथा आपसी समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्र संघ का गठन किया था और सभी सदस्य देशों ने विश्व शांति की स्थापना करने तथा सभी राज्यों की राष्ट्रीय एकता एवं क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा करने का वचन दिया था। किंतु शीघ्र ही जो घटना चक्र प्रारंभ हुआ, उसकी परिणति द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, जिसमें नंबर 1 है वर्साय की अपमानजनक संधि। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की भीषण पराजय के उपरांत उसे वर्साय की अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश होना पड़ा था। अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के 14 सूत्रों के बावजूद भी इंग्लैंड के लॉर्ड जॉर्ज, फ्रांस के क्लेमेंसो तथा उनके सहयोगी राजनेताओं ने राष्ट्रीय स्वार्थ, प्रतिशोध एवं भावी सुरक्षा की दृष्टिगत रखते हुए एक ऐसी व्यवस्था के निर्माण का प्रयास किया जिससे जर्मनी कभी सिर न उठा सके। जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी ठहराते हुए क्षतिपूर्ति के रूप में उसे विशाल धनराशि का भुगतान करने के लिए विवश किया गया था। जर्मनी के सभी उपनिवेशों को उससे छीन लिया गया, उसका पूर्ण निशस्त्रीकरण कर सैनिक दृष्टि से उसे पंगु बना दिया गया था। यद्यपि जर्मनी वर्साय संधि में संशोधन चाहता था, किंतु मित्र राष्ट्रों ने उस पर आक्रमण का भेद दिखाकर जर्मनी के प्रतिनिधियों को इस कठोर एवं अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया था। वर्साय की संधि की शर्तों के निर्माण में मित्र राष्ट्रों ने दूरदर्शितापूर्ण नीति का पालन नहीं किया और इसने केवल जर्मनी के प्रति प्रतिशोध की एकाकी भावना को महत्व दिया। इस संधि की कठोर शर्तों में विजयी राष्ट्रों के शत्रुतापूर्ण व्यवहार से जर्मनी की जनता ने स्वयं को अत्यधिक अपमानित महसूस किया। फलस्वरूप अवसर की ताक में बैठे जर्मनी ने शक्ति संचित कर अपने राष्ट्रीय अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए पुनः एक बार मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ किया। वास्तव में वर्साय संधि द्वारा जर्मनी का अपमान द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के लिए संभवतः सर्वाधिक उत्तरदायी कारक था। अतः द्वितीय विश्व युद्ध को प्रतिशोधात्मक युद्ध भी कहा जाता है। तानाशाहों का उदय। दूसरा कारण है तानाशाहों का उदय। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अनेक देशों में तानाशाहों का उदय हुआ था। जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ और सन 1933 ईस्वी में उसने तत्कालीन गणतंत्रीय सरकार को हटाकर शासन पर अधिकार कर लिया। 1906 ईस्वी में एडोल्फ हिटलर ने वर्साय की सैनिक उपबंधों का परित्याग कर पुनः जर्मनी का सशस्त्रीकरण प्रारंभ किया।
सॉरी 1938 ईस्वी में उसने ऑस्ट्रिया पर अधिकार कर लिया और चेकोस्लोवाकिया का पर आक्रमण किया। 1 सितंबर 1939 में पोलैंड पर उसके आक्रमण ने द्वितीय विश्व महायुद्ध को प्रारंभ कर दिया। इसी काल में इटली में बेनितो मुसोलिनी ने इटली की जनता के असंतोष का लाभ उठाकर अपनी अधिनायकवादी सत्ता स्थापित की। मित्र राष्ट्रों ने पक्षपातपूर्ण व्यवहार से इटली में भयंकर असंतोष व्याप्त हो गया था। इटली ने यह अनुभव किया कि पेरिस सम्मेलन में इटली को उसका न्यायोचित हिस्सा नहीं मिला था। इसीलिए उसने पेरिस सम्मेलन तथा वर्साई की संधि के निर्णयों का विरोध किया और सम्मेलन के उपबंधों का उल्लंघन करना प्रारंभ कर दिया। इटली ने अबिसिनिया पर आक्रमण कर अपनी साम्राज्यवादी भावना का परिचय दिया। वह 1937 में साम्यवाद विरोध संघ में शामिल हुआ और इस प्रकार रोम, बर्लिन, टोक्यो, जूरी का निर्माण हुआ। अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए मई 1939 में उसने जर्मनी से एक 10 वर्षीय कूटनीति एवं सैनिक संधि की थी। स्पेन एवं जापान में भी ये काल तानाशाही के उत्कर्ष का काल था। हिटलर एवं मुसोलिनी का सहयोग लेकर जनरल फ्रैंको ने स्पेन में गणतंत्रवादियों को युद्ध में पराजित किया और अपनी तानाशाही सत्ता स्थापित की। जापान ने भी इस काल में साम्राज्यवादी भावनाएं तेजी से विकसित हुई। जापान ने राष्ट्रसंघ की उपेक्षा करते हुए मंचूरिया पर अधिकार जमा लिया। जापान ने जर्मनी एवं इटली के साथ कूटनीतिक एवं सैनिक संधि पर हस्ताक्षर कर आरबीटी यानी कि रोम, बर्लिन, टोक्यो दूरी का निर्माण किया। इसी दूरी ने विश्व शांति को भंग करने एवं तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इन तानाशाहों ने विश्व को पुनः महायुद्ध की अग्नि में ढकेल दिया। नेक्स्ट है राष्ट्रसंघ की सफलता। राष्ट्रसंघ की स्थापना के पीछे प्रमुख उद्देश्य यूरोपीय शक्तियों में पारस्परिक विवादों का समाधान प्रस्तुत करना था तथा विश्व में शांति बनाए रखना था, परंतु राष्ट्रसंघ इन उद्देश्यों की पूर्ति में पूर्णतः सफल रहा। प्रारंभ में पराजित राष्ट्रों को राष्ट्रसंघ की सदस्यता नहीं दी गई थी, जिस कारण अनेक देश इसे विजयी राष्ट्रों का मात्र एक गुट मानते थे। यद्यपि 1925 से 1929 तक राष्ट्रसंघ के कुछ क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए थे, जिसके फलस्वरूप अनेक राष्ट्रों ने इसकी सदस्यता ग्रहण कर ली। तथापि जब कभी बड़े राष्ट्रों के स्वार्थ का प्रश्न उपस्थित हुआ तो राष्ट्रसंघ केवल आयोगों की नियुक्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सका। मित्र राष्ट्रों ने राष्ट्रसंघ को अपने स्वार्थों के लिए प्रयुक्त किया। राष्ट्रसंघ के पास अपने निर्णयों को लागू करने के लिए प्रभावकारी मशीनरी का अभाव था। इसीलिए संस्था बड़ी शक्तियों के विवादों को सुलझाने तथा शांति स्थापित करने में सफल नहीं हो सकी। नेक्स्ट है निशस्त्रीकरण। वर्साई की संधि के माध्यम से मित्र राष्ट्रों ने बलहात जर्मनी का पूर्ण निशस्त्रीकरण कर सैनिक दृष्टि से उसे पूर्णतः पंगु बना दिया गया था। मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को विश्वास दिलाया था कि भविष्य में शीघ्र ही व्यापक निशस्त्रीकरण भी किया जाएगा। इसके लिए व्यापक कार्य योजना बनाने का दायित्व राष्ट्रसंघ को सौंपा गया। 1921 ईस्वी में प्रथम निशस्त्रीकरण सम्मेलन वाशिंगटन में आयोजित हुआ, जिसमें 9 सैनिक राष्ट्रों जिसमें प्रमुख 9 सैनिक राष्ट्रों ने टन भर के अनुपातों में अपनी 9 सेनाओं को परिसीमित करने में सहमति जताई। यद्यपि लंदन में आयोजित 9 सैनिक सम्मेलन में केवल अमेरिका, ब्रिटेन और जापान के बीच सहमति बनी तथा फ्रांस एवं इटली में पारस्परिक मतभेदों के कारण यह सम्मेलन सफल नहीं हो सका। 1932 ईस्वी में जिनेवा में आयोजित निशस्त्रीकरण सम्मेलन फ्रांस एवं जर्मनी के पारस्परिक मतभेद के कारण यह सफल हो गया और जर्मनी ने सम्मेलन से पृथक होने की घोषणा कर दी।
1933 ईस्वी के पश्चात यूरोप के प्राय सभी छोटे बड़े देश अपनी सैनिक शक्ति का विकास करने में जुट गए। जापान ने तेजी से अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाई और एशिया की एक प्रमुख शक्ति बन बैठा। 1939-38 ईस्वी में यूरोप की स्थिति ठीक वैसे ही हो गई थी जैसी कि सन 1914 ईस्वी की थी। इस प्रकार हथियारों की होड़ और सैनिकवाद की भावना ने द्वितीय महायुद्ध के लिए महत्वपूर्ण भूमिका का निर्माण किया। नेक्स्ट है मित्र राष्ट्रों की नीति में अंतर विरोध एवं तुष्टीकरण की नीति। मित्र राष्ट्र अपने निजी स्वार्थों के कारण एवं पारस्परिक एकता के अभाव में हिटलर एवं मुसोलिनी के विरुद्ध कोई प्रभावनात्मक कदम नहीं उठा पाए। मित्र राष्ट्रों ने इन तानाशाहों की शक्ति का प्रतिरोध करने के बजाय उनके प्रति तुष्टीकरण की नीति को अपनाया। वस्तुतः वर्साय की संधि के उपरांत ही क्षतिपूर्ति, सामूहिक सुरक्षा एवं निशस्त्रीकरण सदस्य मामलों में मित्र राष्ट्रों के मध्य अंतर विरोध उत्पन्न हो गया था। फ्रांस न जर्मनी के प्रति कठोर नीति का पक्षपाती था, वही ब्रिटेन उसके प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहता था। प्रथम महायुद्ध के उपरांत यूरोप में फ्रांस की शक्ति अत्यधिक बढ़ गई थी। दूसरी ओर ब्रिटेन अपने व्यापारिक हितों फ्रांस को नियंत्रित करने तथा रूसी साम्यवाद के यूरोप में प्रसार को रोकने के लिए जर्मनी को शक्तिशाली बनाना चाहता था। इसलिए ब्रिटेन ने हिटलर के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई, जिस कारण अन्य मित्र राष्ट्र उससे असंतुष्ट एवं नाराज हो गए। इसी प्रकार वर्साय की संधि के एक उपबंध के अनुसार अमेरिका ने जर्मनी के विरुद्ध फ्रांस को सुरक्षा का आश्वासन दिया था, किंतु अमेरिका की सीनेट ने इस संधि को अस्वीकृत कर दिया। ब्रिटेन ने भी फ्रांस को उसकी सुरक्षा का आश्वासन देने से इनकार कर दिया। इंग्लैंड एवं अमेरिका के इन कदमों से फ्रांस को घोर निराशा हुई और वे पोलैंड, बेल्जियम, चेकोस्लोवाकिया से सुरक्षात्मक संधि करने को विवश हुआ। फ्रांस एवं ब्रिटेन के परस्पर मतभेदों एवं तुष्टीकरण की नीति का हिटलर और मुसोलिनी ने पूरा लाभ उठाया। मुसोलिनी को संतुष्ट रखने के लिए राष्ट्र संघ द्वारा इटली पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के पालन के लिए फ्रांस एवं ब्रिटेन ने कोई दबाव नहीं बनाया। इसी प्रकार आयरलैंड के विसैन्यीकरण संबंधी उपबंधों के उल्लंघन के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया गया। यहाँ तक कि 1938 ईस्वी में जर्मनी द्वारा ऑस्ट्रिया पर अधिकार का भी ब्रिटेन एवं फ्रांस ने कोई विरोध नहीं किया। इस प्रकार मित्र राष्ट्र अपने मतभेदों को कमजोर होते गए और तानाशाहों ने इसका लाभ उठाकर अपनी शक्ति में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि कर दी। उग्र राष्ट्रवाद। प्रथम विश्व युद्ध की भांति ही उग्र राष्ट्रवाद द्वितीय विश्व युद्ध का एक महत्व कारक था। जर्मनी, इटली एवं जापान में राष्ट्रवाद की भावना अत्यंत उग्र थी। यहाँ के तानाशाही शासकों द्वारा उग्र राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया गया और राष्ट्र की शक्ति एवं गौरव के पुनर्स्थापित करने के लिए राष्ट्र की आर्थिक साधनों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर आक्रामक नीतियों का पालन किया गया। एडोल्फ हिटलर ने जर्मन जाति को सर्वश्रेष्ठ प्रजाति मास्टर रेस घोषित किया और इस भावना को उग्र राष्ट्रीयता के आधार पर बनाकर वर्साय की संधि से अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए जर्मन राष्ट्र को उत्तेजित किया। नेक्स्ट है युद्ध का तात्कालिक कारण। पेरिस शांति सम्मेलन में पोलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया था और समुद्र तट पर उसकी पहुंच बनाने के लिए जर्मनी की सेना की सीमा से होकर एक गलियारा कॉरिडोर भी उसे दिया गया था, जो डेजिंग के बंदरगाह तक पहुंचता था। सम्मेलन का ये निर्णय जर्मनी के लिए अपमानजनक एवं उसकी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के सर्वथा प्रतिकूल था।
हिटलर के नेतृत्व में शक्ति संचय के उपरांत जर्मनी ने पोलैंड से मांग की कि डेंजिंग क्षेत्र को तुरंत जर्मनी को सौंप दिया जाए, क्योंकि यहाँ अधिसंख्यक जर्मन रहते थे। साथ ही पोलिश गलियारे को भी तुरंत समाप्त कर दिया जाए। पोलैंड ने हिटलर की मांग को स्वीकार कर दिया, क्योंकि उसे ब्रिटिश सरकार की सैनिक सहायता का आश्वासन प्राप्त था। 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर अचानक आक्रमण कर दिया। 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन एवं फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। शीघ्र ही यह युद्ध विश्व युद्ध में परिवर्तित हो गया। महायुद्ध की प्रमुख घटनाएं। द्वितीय विश्व युद्ध 6 वर्ष की लंबी अवधि तक निरंतर चलता रहा। यह विश्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना मानी जा सकती है। वस्तुतः यह युद्ध रानी सभी दृष्टियों से एक विश्व युद्ध था। इस विश्व युद्ध की घटनाओं को संक्षेप में सुविधा की दृष्टि से 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पतन अवस्था के अंतर्गत 1 सितंबर 1939 से 21 जून 1941 तक की घटनाओं को सम्मिलित किया जा सकता है, जिसमें जर्मनी ने पोलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, लक्ज़ेमबर्ग, फ्रांस, ब्रिटेन तथा यूनान पर भीषण आक्रमण किए। इस आक्रमणों के फलस्वरूप डेनमार्क, नॉर्वे, पोलैंड का पतन हो गया। हॉलैंड और बेल्जियम पर जर्मन सेना का अधिकार हो गया और फ्रांस ने आत्मसमर्पण करने पर विवश होना पड़ा। यूगोस्लाविया को जीत लिया गया। केवल ब्रिटिश शक्ति ने मजबूत लोहा लिया, जिससे जर्मनी को ब्रिटिश शक्ति के समकक्ष पराजित होना पड़ा। विश्व युद्ध की द्वितीय अवस्था के अंतर्गत 22 जून 1941 से 6 दिसंबर 1941 तक की घटनाओं को सम्मिलित किया जा सकता है। जबकि दूसरी राष्ट्रों ने अफ्रीका पर आक्रमण किया और जर्मनी द्वारा रूस पर आक्रमण किया गया। इस अवधि में जर्मन सेना ने रूस पर आक्रमण कर यूक्रेन, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, फिनलैंड और पूर्वी पोलैंड पर रूसी सेनाओं को हटाकर अधिकार कर लिया और जर्मन सेनाएं लेनिनग्राड के निकट तक पहुंच गई और रूस की लगभग 5 लाख वर्ग मील भूमि पर जर्मनी का अधिकार हो गया। इसी अवधि में दूसरी राष्ट्रों ने उत्तरी अफ्रीका पर भी विजय अभियान चलाया और उसे हस्तगत कर लिया। विश्व युद्ध की तृतीय अवस्था 7 दिसंबर 1941 से 7 नवंबर 1942 तक मानी जा सकती है। इस अवस्था में जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया और मित्र राष्ट्रों ने नीदरलैंड, ईस्ट इंडीज तथा काकेशस पर अधिकार स्थापित किया। 7 दिसंबर 1941 को जापान द्वारा प्रशांत महासागर स्थित अमेरिकी द्वीप समूह पर्ल हार्बर पर भीषण आक्रमण कर अमेरिकी नौसेना बड़े को अत्यधिक क्षति पहुंचाई, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका और इंग्लैंड ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जर्मनी और इटली में भी अमेरिका के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया और इस प्रकार युद्ध वास्तविक रूप से विश्व युद्ध बन गया। इस अवधि में जापान ने तेजी से अपना विजय अभियान चलाया और 1941 के अंत तक शाम पर अधिकार कर लिया। ब्रिटेन ने हांगकांग तथा अमेरिका से गवाम और बेक नामक द्वीप समूह हस्तगत कर लिए। 1942 के प्रारंभ में फिलीपींस द्वीप समूह का अधिकांश भाग जीत लिया गया और सिंगापुर पर भी अधिकार कर लिया गया। मार्च 1942 के अंत तक जापान ने बर्मा को जीतकर चीन से युद्ध सामग्री भेजने वाले मार्ग बंद कर दिए। मार्च में ही जापान ने हॉलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड तथा ऑस्ट्रेलिया के सम्मिलित जलबेड़े को पराजित कर दिया था। शीघ्र ही जापान ने समस्त ईस्ट इंडीज पर अधिकार स्थापित कर लिया और इस प्रकार
6 माह की अवधि में ही उसने यूरोप तथा अमेरिका के पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के साम्राज्य को नष्ट कर दिया। चतुर्थ अवस्था 8 नवंबर 1942 से 14 अगस्त 1945 तक मानी जा सकती है। इस अवधि में 8 नवंबर 1942 से 6 मई 1945 तक का काल अमेरिका द्वारा फ्रेंच उत्तरी अमेरिका पर आक्रमण एवं जर्मनी का आत्मसमर्पण का काल है तथा 7 मई 1945 से 14 अगस्त 1945 की अवधि वह है जिसमें जापान द्वारा आत्मसमर्पण किया गया और महायुद्ध का अंत हुआ। इस कालावधि में मित्र राष्ट्रों की स्थिति में सुधार हुआ और धुरी राष्ट्र एक दूसरे को पराजित होते गए। सर्वप्रथम इटली को पराजित कर 3 दिसंबर 1943 को उसे आत्मसमर्पण हेतु मजबूर किया गया। तत्पश्चात भीषण युद्ध में जर्मनी को पराजित किया गया और 4 मई 1945 को जर्मन सेनाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया। 7 मई को संधि पर हस्ताक्षर कर 8 मई 1945 को यूरोप में युद्ध बंद हो गया। अब केवल जापान शेष था। शेष 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा नगर पर अमेरिका द्वारा पहला अणुबम गिराया गया और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरा अणुबम गिराया गया। अणुबमों के प्रलयंकाली विनाश से भयभीत होकर जापान ने 10 फरवरी 1945 को आत्मसमर्पण का प्रस्ताव दिया और 14 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की घोषणा की गई। तो ये से द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और घटनाएं। अब हम पढ़ेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम। धन जन पर विनाशकारी प्रभाव। द्वितीय विश्व युद्ध अतीत के सभी युद्धों की तुलना में सर्वाधिक विनाशकारी था। इस युद्ध में संपत्ति और मानव जीवन का कितने भयंकर और कितने पैमाने पर विनाश हुआ उसका सही आकलन संभव नहीं है, पर यह माना जाता है कि दोनों पक्षों को ही इस महायुद्ध से अपार हानि उठानी पड़ी थी। इस युद्ध का क्षेत्र विश्वव्यापी था और इसका विनाशकारी प्रभाव भी अत्यंत व्यापक क्षेत्र में पड़ा। एक अनुमान के मुताबिक इस महायुद्ध में कुल मिलाकर 2 करोड़ 20 लाख सैनिक अकाल काल कवलित हुए, जबकि 3 करोड़ 30 लाख लोग सैनिक घायल हो गए थे। इनके अलावा युद्ध की विभीषिका से जनसामान्य के मरने की संख्या भी लगभग 1 करोड़ मूल्यांकित की गई थी। जहाँ तक धन की हानि का प्रश्न है, ऐसा अनुमान किया जाता है कि इस युद्ध में भाग लेने वाले देश का लगभग 1 लाख करोड़ रुपया व्यय हुआ था। इस प्रकार युद्ध में विभिन्न देशों की राष्ट्रीय संपत्ति पर व्यापक पैमाने पर विनाश हुआ था। नेक्स्ट है विचारधाराओं में परिवर्तन। द्वितीय विश्व युद्ध के साथ ही विश्व इतिहास में अनेक नई प्रवृत्तियां विकसित हुई। अब विश्व समाज दो प्रमुख विचारधाराओं में विभाजित होने लगा था। प्रथम विचारधारा साम्यवाद की थी, जबकि दूसरी विचारधारा प्रजातंत्रवाद या लोकतंत्रवाद की थी। इन दोनों विचारधाराओं ने प्राय प्रत्येक राष्ट्र की जनता को 2 पृथक भागों में विभाजित कर दिया था। विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड और फ्रांस ने अनेक लोगों ने अपनी सरकारों के विरुद्ध शत्रु देश की सहायता करने में लेश मात्र भी संकोच नहीं किया, क्योंकि इन लोगों की भी वही विचारधारा थी जिसके विरुद्ध उनकी सरकारें युद्ध कर रही थी। जब राष्ट्रीयता की भावना कमजोर हो गई थी और राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम जैसी भावनाओं का स्थान विचारधारा के प्रति भक्ति ने ले लिया था। विश्व युद्ध के बाद यूरोप में ये प्रवृत्ति बलवती हुई कि साम्यवादी विचारधारा के अनुयायी पूर्वी यूरोप के देश रूस के संरक्षण में अपना संगठन बना ले और इस प्रकार लोकतंत्र के समर्थक पश्चिमी यूरोप के राज्य साम्यवाद से बचने के लिए संगठित हो जाए। वार्सा पैक्ट और नाटो जैसे संगठन इन्हीं विचारधाराओं के परिणाम थे।
शक्ति संतुलन का परिवर्तन। विश्व के महान राष्ट्रों की तुलनात्मक स्थिति को द्वितीय विश्व युद्ध में पर्याप्त प्रभावित किया था। युद्ध से पूर्व विश्व का नेतृत्व यूरोप के हाथों में था, किंतु इस युद्ध के पश्चात नेतृत्व की बागडोर यूरोप के हाथों से निकलकर अमेरिका और रूस के हाथों में आ गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी पूर्णतः पंगु हो चुका था। इटली सर्वनाश के कगार पर खड़ा था तथा ब्रिटेन एवं फ्रांस युद्ध से जर्जर हो चुके थे। उनके विश्व साम्राज्य का सूर्यास्त हो चुका था। ऐसी स्थिति में विश्व का नेतृत्व करता दो उभरती हुई महाशक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के हाथों में चला गया। विश्व के राज्य तेजी से उनके परमाणु क्षेत्र में बंटने लगे। रूस साम्यवादी विचारधारा का पोषक बन गया, जबकि अमेरिका लोकतंत्र पूंजीवाद का बन गया था। शीत युद्ध का प्रारंभ। अमेरिका और रूस के नेतृत्व में विश्व शीघ्र ही द्विध्रुवीय बन गया। ये दोनों इस दो अलग अलग विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते थे। इस विश्व युद्ध के उपरांत विभिन्न शैक्षिक समस्याओं के संबंध में दोनों देशों के मध्य तीव्र मतभेद उत्पन्न होने लगे। इन मतभेदों के समय समय पर इतना प्रभाव तथा वैमनस्य उत्पन्न किया कि शीघ्र की सशस्त्र संघर्ष के न होते हुए भी इन दोनों के बीच आरोपों प्रत्यारोपों तथा परस्पर विरोधी राजनीति प्रचार का संघर्ष प्रारंभ हो गया, जो अनेक वर्षों तक चलता रहा। इस प्रकार की स्थिति शीत युद्ध कही जाती है। औपनिवेशिक साम्राज्य का अंत। महायुद्ध ने यूरोपीय राज्यों को जर्जर बना दिया था। इसी समय यूरोपीय देशों के उपनिवेशों में राष्ट्रीय जागरण उत्कर्ष पर था। परिस्थितियों से विवश होकर ब्रिटिश सरकार ने भारत, बर्मा, मलाया, लंका, मिस्र आदि अनेक देशों को अपने आधिपत्य से मुक्त कर दिया। फ्रेंच हिंद चीन में भी अनेक देशों को फ्रांस ने स्वतंत्रता प्रदान की और कंबोडिया, लाओस, वियतनाम आदि देशों की स्वतंत्रता प्राप्त हुई। जावा, सुमात्रा, बोर्निया जैसे देशों को हॉलैंड ने स्वतंत्र कर दिया। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में सने सने यूरोप का औपनिवेशिक साम्राज्य का अंत हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका ने भविष्य में मानव जाति की रक्षा एवं विश्व शांति को सुरक्षित रखने के लिए एक प्रभावकारी संस्था के निर्माण की महती आवश्यकता को अनुभव किया गया। युद्ध काल में ये संस्था प्रयत्न प्रारंभ हो गए थे। 1943 मास्को के सम्मेलन में सामान्य सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित करने तो सहमति बनी और तत्पश्चात इसके संगठन एवं विधान का व्यापक प्रारूप तैयार किया गया, जिसे जून 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में अंतिम रूप प्रारूप दिया गया और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। इस संस्था का आधारभूत लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की भावना कायम करना तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं मैत्री का विकास करना। सारांश। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत जो घटनाएं चक्कर चला वे पुनः एक बार विश्व को महायुद्धों की ओर ले गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांस तथा द्वारा जर्मनी से क्षतिपूर्ति वसूलने की कठोर नीति, वर्साई संधि की अपमानजनक शर्तें, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी की तानाशाही, शक्ति का विकास, मुसोलिनी की साम्राज्यवादी नीतियाँ, टिप्सा, जापान की साम्राज्यवादी नीति, मित्र राष्ट्रों में मतैक्य का अभाव एवं उनके तुष्टीकरण की नीति,
आदि घटनाओं ने 1919 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को घातक रूप से प्रभावित किया और प्रथम विश्व युद्ध के ठीक 20 वर्षों के पश्चात ही पुनः एक बार फिर संपूर्ण विश्व महायुद्ध की विभीषिका को चपेट में ले आया। द्वितीय महायुद्ध अत्यधिक भयंकर विनाशकारी था। इसके विनाशकारी प्रभाव से विश्व का कोई भी देश अछूता नहीं रहा था। जो राष्ट्र इस युद्ध में तटस्थ रहते थे वे भी इसके प्रभावों से मुक्त नहीं रह सके। युद्ध के परिणाम स्वरूप धन की अत्यधिक क्षति हुई और साम्राज्यवाद का स्वरूप बदल गया। अब साम्राज्यवाद का स्थान विचारधाराओं पर आश्रित प्रभाव क्षेत्रों में ले लिया गया। युद्ध के उपरांत विश्व शक्ति का संतुलन अमेरिका और रूस के हाथों में चला गया और विश्व शीघ्र ही द्विध्रुवीय बन गया। विश्व में शांति एवं व्यवस्था स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। इस प्रकार हमने द्वितीय विश्व युद्ध के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कारण, घटनाएं और परिणाम के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। निश्चय ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण अध्याय है। धन्यवाद।